अब इसमें व्हेन आई यूज़ टू डू माई ओ लेवल्स, इसके अंदर मुझे बहुत मसला होता था इनके क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे जब भी मैं एमसीक्यूज़ को देखता था डिफरेंट डिफरेंट उसने डायग्राम्स बनाई होती थी। कभी उसने कार्ड की एक डायग्राम बनाई, उसने एक व्हील कार्ड बनाया हुआ है, व्हील बैरो उसने बनाया हुआ है, फिर उसके अंदर से मुझे निकालनी होती थी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस निकालना है, मुझे फोर्स फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो बड़ा मुश्किल टास्क होता था और किसी भी टीचर ने प्रॉपरली ये चीज़ समझाई नहीं थी। लेकिन इसकी जो पूरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, इसका डेफिनेशन में लाई कर है। अगर डेफिनेशन आप समझ लोगे सही तरीके से तो आई कैन गारंटी यू कि कोई भी आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने वाला। मतलब मैंने जब पर्सनली मैंने खुद किया था ना, तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी आती थी इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर बाय द एंड जब मुझे एक दफ़ा समझ आ गई ना चीज़, तो फिर सारे क्वेश्चन ही मेरे लिए बहुत आसान हो गए थे। तो इसकी जो डेफिनेशन है उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, और वो समझ लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। तो सबसे पहले हमने देखना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है। नाम से आप लोगों को पता लग रहा है टॉपिक के कि ऐसी फोर्स जो कि एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब लेट से आपके पास ना यहाँ पे एक सीसो है, अभी इसको मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बस। ये आपके पास एक सीसो है, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे सेट करता है। अब जैसे ही द पर्सन इज सिटिंग ओवर है, तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ को लगेगी। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे फोर्स लग रही है तो सीसो कहाँ पे मूव करेगा, सीसो अपवर्ड्स को मूव कर देगा। तो हुआ क्या है कि जो इस पर्सन का वेट था, जो कि उसकी फोर्स थी, उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, जिस टर्निंग इफेक्ट ने सीसॉ को मूव किया। तो ये आपके पास एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि कोई भी ऐसी फोर्स जो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करी हो, उसको हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्स, द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट। तो एक छोटी सी इसकी एक यहाँ पे डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हमने देखना है। तो बेसिकली होता क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है, द टर्निंग मूवमेंट caused by a force, the turning movement caused by a force। तो ये यहाँ पे ना इसकी आपके पास डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है फाइनली मोमेंट की डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। और इस डेफिनेशन पे मैं चाहता हूँ कि आप सब फोकस करो और इसको एक दफ़ा समझ लो बस कि ये है क्या। तो फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो ट्रस्ट मी दे विल बिकम वेरी वेरी इजी। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और इसकी डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, अब इसके लिए ना एक यहाँ पे एक डायग्राम भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक यहाँ पे लेट से आपके पास ये सीसॉ ही है, सीसॉ वाली डायग्राम ही देखते हैं। और ये आपके पास एक सीसॉ है, यहाँ पे ऊपर ना आपके पास एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, ये कुछ यहाँ पे नीचे को फोर्स लगा रहा है, जो कि इसकी वेट होगी ना, वेट होगा इसका नीचे को, जो कि W इक्वल्स टू लेट से 50 न्यूटन्स है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो ब्लॉक आ रहा है ना, ये जो ग्रीन ब्लॉक है, इसका हमने मोमेंट फाइंड करना है, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। तो डेफिनेशन पे यहाँ पे पहले हम पार्ट बाय सेपरेट सेपरेट करके छोटे छोटे चंक्स में डेफिनेशन को देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कौन सी हमारे पास आ रही है, ये वाली आ रही है जो नीचे, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फोर्स है। तो अभी तक मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, जिस भी बॉडी को आप देख रहे हो, उसकी फोर्स की बात हो रही है। और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from the pivot to the line of action ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमने बात कर ली है, इन सारी चीज़ों को हमने बारी बारी देखना है कि इनका मतलब क्या है।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ की बात की है, हमने बात की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, फिर हमने बात की है पिवट की, फिर हमने बात की है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो पिवट आप लोग के पास क्या होता है? पिवट आप लोग के पास बेसिकली ये जो सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट को आप पिवट कहते हो। पिवट को हम समझ लेते हैं, पिवट क्या होता है? पिवट बेसिकली आप लोग के पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड आपके पास पूरी बॉडी सपोर्ट हो रही है। अब ये जो सीसो होता है ना आपके पास, सीसो को आप किस तरह सपोर्ट करते हो? आप उसके सेंटर में जो एक पिवट लगा होता है ना, छोटी सी एक चीज़ लगी होती है, उसके अराउंड आप पूरे सीसो को सपोर्ट कर रहे होते हो, और जो पूरा सीसो होता है वो उसके ऊपर बैलेंस हुआ होता है। तो जिस चीज़ के ऊपर पूरी आपकी बॉडी सपोर्टेड होती है ना, वो आपका पिवट होता है। तो ये पिवट आपके पास बेसिकली क्या होता है? पॉइंट अराउंड विच योर बॉडी इज सपोर्टेड। पॉइंट अराउंड विच योर बॉडी नहीं होगा, यहाँ बॉडी होगा, अराउंड विच अ बॉडी इज सपोर्टेड। तो ये आपके पास एक पिवट होता है। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ की बात की थी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात की थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की थी। हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स तो हमारे पास ये आ गई, ये जो ये है ना, ये हमारे पास फोर्स आ गई। फोर्स हमें पता लग गया, ये W = 50 न्यूटन है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स तो हमें पता लग गया। अब वो कह रहे हैं एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? पिवट से स्टार्ट होगा। तो पिवट से, पिवट हमारे पास ये जो ये ब्लैक कलर का यहाँ पे बना हुआ है ना, दिस इज आर पिवट। तो यहाँ से हमने क्या करना है? हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है हमारे पास, वो क्या होती है? ये जो आपके पास डब्ल्यू की लाइन नज़र आ रही है ना, ये आपके पास है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है। इसकी अगर थोड़ी सी मैं और भी यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, तो कोई भी आपके पास फोर्स एक्ट कर रही हो, उसकी जो लाइन आ रही होती है ना, वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है। लेट्स से आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे वेट लग रहा है। अभी जो वेट लग रहा है ना इसका नीचे, ये तो फोर्स है, जो डब्ल्यू मैंने मैंने बनाया है, ये इसकी फोर्स है। लेकिन इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ये है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। LOF, लोफ है इसका, बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसकी क्या है? ये है। अब इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पे पुली बना हुआ है, पुली के अंदर दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट नीचे एक्ट कर रहा है और जो एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसका जो फोर्स है, ये जो एफ मैंने बनाई, ये इसकी फोर्स है। लेकिन इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, इसका लोफ क्या है? इसका लोफ ये है। और इसी तरह ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका लोफ क्या है? इसका लोफ ये है। तो जो भी आपके पास फोर्स एक्ट कर रही होती है ना, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? जो हम एरो बनाते हैं, एरो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो ये बस ये कॉन्सेप्ट था। बाकी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर और ये वाली जो पिंक वाली लाइन मैंने बनाई है, ये मीट करती हैं, तो इनके दरमियान 90 डिग्रीज का यहाँ पे एंगल बनता है। ये 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो ये जो 90 डिग्रीज का एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी होती है। अगर उसने इस तरह की कोई आपके पास फोर्स बना दी और इस तरह की लाइन आ रही है, इनके दरमियान कोई मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई एरो आ जाए, फिर ऐसा कोई एरो आ जाए, तो राइट एंगल बन रहा है, यस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मूवमेंट ज़रूर हो सकता है। लेकिन फिर आपके पास अगर इस तरह की कोई डायग्राम आ जाए, परपेंडिकुलर नहीं है, तो मोमेंट नहीं हो सकता। फिर आपके पास अगर लेट से इस तरह करके कोई आ जाए, यस 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलरिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मोमेंट एग्जिस्ट डेफिनेटली कर सकता है। तो ये यहाँ पे बस इसके कॉन्सेप्ट थे। अब हम दोबारा से इस डेफिनेशन को देखते हैं। अब उसने क्या किया? मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, ग्रीन ऑब्जेक्ट, इसका फोर्स जो है वो W = 50 न्यूटन है। इसके ऊपर जो एरो बन रहा है वो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। तो पिवट से हमने लाइन स्टार्ट करनी है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जोड़ देनी है। तो जो भी यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा होगा हमारे पास, ये पिंक लाइन वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अब आपके पास क्या बन जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास मोमेंटम का, वो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला है मोमेंटम का P = एक मिनट, मोमेंट का, सॉरी मोमेंटम कह रहा हूँ, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू
डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस अब आपको पता है कैसा होना चाहिए, ये होता है आप लोग के पास एफ इंटू एस हो जाता है, या एफ इंटू एस कर लो, एफ इंटू डी कर लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास ना यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट का, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है सबको, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। मनाल, सफ़ान, सारा, हादी, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अच्छा, अब इसमें अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेना यहाँ पे, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब वो हमसे क्या कहता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे पिंग डिस्टेंस है ना, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। एक मिनट। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द बॉक्स। ये क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉक्स। तो जो पिंक डिस्टेंस है वो हम कह देते हैं वो हमारे पास आ रहा है, लेट से 50 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो हमने मोमेंट फाइंड करना है। तो मोमेंट का हमने फॉर्मूला ऊपर से देखा था, वो हमारे पास क्या बन रहा है, मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 50 न्यूटन्स आ रही है, और जो डी की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर्स है। लेकिन अब ये चीज़, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो 50 सेंटीमीटर्स है उसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज सेंटीमीटर्स आपके पास ऐसा यूनिट्स नहीं है। डिस्टेंस का जो या लेंथ का जो आपके पास ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर्स में होता है। तो 50 को अगर आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवा दो, या 100 से डिवाइड करवा दो, आपकी मर्जी आपने किस तरह करना है। बेसिकली सेंटीमीटर की जो पावर होती है वो 10⁻⁻² होती है। तो अगर इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटीमीटर को, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास है, इसका फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है। 50 इंटू 10⁻⁻² इज़ 1/2 इंटू 50 इज़ 25। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा। और न्यूटन मीटर्स इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट होता है ना वो न्यूटन मीटर्स होता है। तो न्यूटन मीटर्स इसका यहाँ पे एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो ये मोमेंट के बारे में यहाँ पे था सब कुछ। अब अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब बस इसके अंदर हमने वो चीज़ करनी है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ना है। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वो पढ़ा था ना, मोमेंटम, इसके अंदर हमने मोमेंट को पढ़ना है। तो इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट कह लो, या इसको आप इक्विलिब्रियम कह लो, एक ही बात है। इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जामिनर इक्विलिब्रियम यूज़ करता है वर्ड। अच्छा, इक्विलिब्रियम अब कौन सी स्टेट होती है? इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपके पास जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो इसमें बेसिकली क्या क्या कह सकते हैं हम कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना आपके पास, वो इक्वल्स टू होती है ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो, ये होती है। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाई है ना कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सारे के सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन है, वो सभी इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होने के, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो किसके इक्वल टू होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल टू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो होना, कि अगर आपके पास लेट से एक बॉक्स है ना, यहाँ पे ये आपके पास लेट से एक बॉक्स है, तो अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इसके नीचे भी जो फोर्स लग रही होगी ना वो 50 न्यूटन की ही फोर्स होगी। और इसी तरह अगर इसके यहाँ पे राइट पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स की, तो इसके लेफ्ट पे जो फोर्स लग रही होगी ना वो भी एक्जैक्टली 10 न्यूटन्स की होगी। जब इनको माइनस करोगे ना इन सारी रिजल्टेंट फोर्स को, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 10 की लग रही है, यहाँ पे 10 की लग रही है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ये ऊपर आपके पास 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, नीचे 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो ये आपके पास बस रिजल्टेंट फोर्स जीरो का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर ना क्वेश्चन फाइंड करने के ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ना, आपने ये देखना है कि हाउ टू डिटरमिन वेदर अ मोमेंट इज़ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम इसमें आती है कि वो ये नहीं फिगर कर पाते कि मोमेंट जो आपके पास बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आपने ये देखना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। तो इसमें बस एक सिंपल सा रूल है, इस बस रूल को देखना है, नोट करना है कि किस तरह मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये आप लोगों के पास यहाँ पे पिवट है। अब लेट से आप लोगों के पास ना ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रीन ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ग्रीन ऑब्जेक्ट का जो भी मोमेंट है वो आपके पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपने देखना है बस। अब इसके लिए आपने पता क्या करना है, इसके लिए आपने करना क्या है कि अब आपने डिटरमिन करना है कि जो ग्रीन बॉक्स मूवमेंट बनाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, जहाँ पर भी इसकी फोर्स लग रही है, इसकी फोर्स इस वक्त कहाँ पे लग रही है, नीचे को लग रही है। तो यहीं पर रेड एरो को आपने एक्सटेंड करना है आहिस्ता आहिस्ता, और एक्सटेंड करते करते थोड़ा सा आपने एक्सटेंड करना है इसको। और फिर आपने क्या करना है, जहाँ पर पिवट एक्ट कर रहा है ना उस डायरेक्शन में आपने इसको इस तरह सर्कुलरली मूव कर लेना है। तो इसको आपने ब्लू लाइन को आपने एक्सटेंड किया और पिवट क्योंकि इस साइड पे है, तो मैंने इस साइड पे एक सर्कल छोटा सा बना दिया और इस साइड पे मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया और फिर इसको इस तरह कर दिया। तो मेरे पास इस तरह की यहाँ पे शेप बन गई। अब जो इस तरह की आपके पास शेप बनती है वो आपके पास कौन सी शेप होती है, क्लॉकवाइज होती है। क्लॉक इस तरह मूव करता है ना, तो आपके पास ये वाली कौन सी शेप बन गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट बन गया, CW मूवमेंट बन गया। तो ये चीज़ क्लियर है सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मनाल, सफ़ान, हादी, ये चीज़ समझ आई है यहाँ पे जो भी मैंने बताई है कि नहीं। सफ़ान, इज़ इट क्लियर टू यू टू? चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि अगर जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट था ना, इसकी जो फोर्स थी वो ऊपर लग रही होती, फिर क्या होता? तो फिर भी सेम सिनेरियो आपने करना था। आपने क्या करना था, बस अब आपने इसको ऊपर वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड करो थोड़ा सा, और फिर दोबारा जो आपके पास जहाँ पे पिवट एग्जिस्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में इसको मूव कर दो। तो अब आपके पास इस तरह की डायरेक्शन बन रही है जो कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट वाली डायरेक्शन है। तो इस तरह करके आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो इस तरह करके आएंगे। अब एक और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब लेट से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो दूसरी साइड पे है, वो अब आपके पास इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाली जो साइड है ना यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर ऊपर आपके पास लग रहा है, तो इसमें भी आपने वही चीज़ करनी है, आप इसको एक्सटेंड करो और पिवट की डायरेक्शन में इस तरह एक्सटेंड कर दो। तो ये आपके पास कौन सा मोमेंट बन जाता है, ये भी ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज बन गया। और इसी तरह इसी डायग्राम को अब देख लेते हैं, अगर नीचे एक्ट कर रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, लेकिन देख लेते हैं किस तरह बनेगा। तो अगर ये नीचे बन रहा है ना, तो इसको हम इस तरह करके फिर एक्सटेंड कर देंगे और ये जो आपके पास डायरेक्शन बनती है क्या बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये आपको आ गया ना तो ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इनके क्वेश्चंस आप लोग करोगे। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैं निकाल तो MCQs इसके बहुत अच्छे हैं, MCQ से इसकी बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो पूछो। अच्छा, बाय द वे आज आप लोग के GCR के ऊपर ना मैंने एक पास्ट पेपर के रिसोर्सेज अपलोड किए थे। अगर किसी के पास, वैसे तो इस वक्त तक आप लोग के पास रीड एंड राइट के पास्ट पेपर्स होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लो। वहाँ पे मैंने ATPB जो आपका P1 P2 जितने भी उनके रीड एंड राइट के पास्ट पेपर्स हैं अलॉन्ग विद सोल्यूशंस, वो मैंने PDFs कुछ वहाँ पे पोस्ट किए हैं, तो वो देख लेना, टॉपिकल PDFs हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इसमें इसको हम देखते हैं। अच्छा,
ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया जिसके अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे हमने यूज़ करना है, और इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास जो स्केलिंग है वो आपके पास एक्यूरेट स्केलिंग है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपके पास 10 20 30 इस तरह करके आपके पास स्केल चल रहा है। मतलब अगर ये आपके पास 30 + 20 50 आ रहा है ना, तो ये वाला ये वाला जो आपके पास लेंथ होगा ना, ये भी आपके पास 30 होगी। यूनिफॉर्म का बस बेसिकली ये मतलब होता है कि जितनी लेंथ इस साइड पे लाई कर रही है ना वेट के, उतनी ही लेंथ इस साइड पे लाई कर रही होगी। सेम सेम लेंथ है। अगर यहाँ पे 30 वेट के इस साइड पे 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो वेट के जो लेफ्ट साइड है ना वहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर की लेंथ लाई कर रही होगी। इसका मतलब अगर ये 20 है तो यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है बस। अब उसने यहाँ पे कह दिया इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का वर्ड उसने यूज़ कर रही है तो गेम ऑन है। और हमने क्या करना है, जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ना वो वाले हमने यूज़ करने हैं। स्पेसिफिकली ये जो सेकंड पॉइंट है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो किसके इक्वल टू होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल टू होगा। तो अब हमने यहाँ पे वही वाली यहाँ पे स्टेटमेंट लगानी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, वो किसके इक्वल टू आ जाएंगे, वो आ जाएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के इक्वल टू आ जाएंगे। अब इनको लिखने से पहले हमें देखना है कि कौन से जो वेट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं, कौन से एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। तो अगर वेट को यहाँ पे देखो, वेट की डायरेक्शन पहले हम फाइंड करते हैं। पिवट हमारे पास यहाँ पर है, वेट हमारे पास यहाँ पे, तो वेट को जब मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे, तो वेट आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो वेट आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो वेट आपके पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन गया। और इसको अगर एक्सटेंड करो, ऊपर ऊपर इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पे इसका सर्कल बनाओ, तो ये आपके पास क्या बन गया, क्लॉकवाइज बन जाएगा। ये 60 न्यूटन क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो वेट हमने फाइंड करना है यहाँ पे, तो वेट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेट का मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हमने यहाँ पे इस वाली साइड पे लिखना है जो हमारी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे मोमेंट की मेरे पास जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला मोमेंट का क्या होता था, F/d होता था। ये मेरे पास मोमेंट का फॉर्मूला है और ये मैंने अप्लाई करना है। तो जब मैं वेट के लिए मैं करूँगा, वेट के केस में जो फोर्स है वो मैं W कंसिडर कर लेता हूँ, जो कि मैंने फाइंड करनी है। और जो मेरे पास डिस्टेंस है वो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए, डेफिनेशन को दोबारा से याद करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से पिवट हमारे पास ये है, यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वेट ऑफ बीम का एरो है हमारे पास। तो ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है, कितना डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और इसको हमने इक्वल्स टू कर लिया क्लॉकवाइज मूवमेंट के। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 60 न्यूटन वाली फोर्स। तो इसमें भी हमने जब मूवमेंट निकालना है तब फोर्स हमारे पास 60 न्यूटन आ जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस होगा, फ्रॉम द पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पिवट से स्टार्ट होगा और अब 60 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन तक आके एंड हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 30 + 20। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 + 20। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा शायद कि यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो सेंटीमीटर्स में, मैंने इनको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया। मीटर्स में मैंने इनको इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों साइड में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब वो कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्टली सही आएगा। तो जब दोनों साइड पे आपके पास सेम चीज़ आ रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाते, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 30W इक्वल्स टू 60 × 50 होगा आपके पास। 60 × 50 इज़ 3000। तो जब W को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 30 से, 3000 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 100 न्यूटन्स। तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो ये सबको क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। इज़ दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? मनाल, सफ़ान, सारा, हादी? हादी समझ आइए? हेलो हादी, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी रहने देते हैं। ये वाले थोड़े से सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं फिर चलते हैं। अच्छा, ये वाला एक हमारे पास क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ एफ। एफ हमने फाइंड करा है, ये जो एफ वाली फोर्स है। सबसे पहले वही वाली चीज़ करनी है आपने, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। इसमें डिसाइड कर लो कौन से क्लॉकवाइज है कौन से एंटी क्लॉकवाइज है। पहले एफ को देखो, पिवट आपके पास कहाँ पे, इस साइड पे। तो आपके पास ये जो सर्कल बनेगा इस तरह बनेगा, तो एफ आपके पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि ये क्लॉक के मूवमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। और जो 60 न्यूटन है उसको इस तरह एक्सटेंड करो, इस तरह बन जाएगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज हो गया। और जो ये बन रहा है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
तो पहले एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जब 30 न्यूटन्स को यहाँ पे देखेंगे, 30 न्यूटन वाले फोर्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, 40 बन रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 40 आ गया। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स आ रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगी, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस इसका क्या बन रहा है फ्रॉम पिवट टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 30 + 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 + 20 आ जाएगा, और इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस कर देना है एंड में। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ क्लॉकवाइज रह गया, 60 न्यूटन वाली फोर्स रह गई है, तो इसको हम कर देते हैं 60 इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 30 सेंटीमीटर्स हमारे पास बन रही है, तो 30 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 इंटू 40, हमारे पास क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर हमारे पास आ जाना 30 + 50 50 एफ आ जाएगा, एंड देन इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 1800 माइनस 1200 करो, क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा आप लोगों के पास, तो 600 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया 50 एफ। अब एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 0 दोनों साइड से कट जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 60 और 5, 60/5 करो, क्या आंसर आएगा 12, तो 12 न्यूटन्स आप लोग को यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। तो ये सबको क्लियर है, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मनाल सफ़ान हादी, इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा, ये व्हील बैरो वाला क्वेश्चन आ गया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ किया था इस क्वेश्चन ने, ये मुझे एंड तक ना बिल्कुल ही समझ नहीं आया था मुझे, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग को भी समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे इसने बहुत ज़्यादा मसला किया था, तो क्योंकि स्केरी सी डायग्राम उसे बना दी। अब यहाँ पे वो क्या कह रही थी, टोटल वेट ऑफ द लोड एंड द व्हील बैरो शोन है 600 न्यूटन्स, टोटल वेट इसका 600 है, पिवट यहाँ पर है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द साइज फोर्स एफ नीडेड टू लिफ्ट द व्हील बैरो, तो वही हमने काम करना है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, सेम बिजनेस एज यूजुअल। तो यहाँ पे पहले फोर्स की हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं पिवट के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी क्लॉकवाइज, और फिर 600 न्यूटन्स का करते हैं अक्रॉस पिवट, तो ये हमारे पास ये भी क्लॉकवाइज ही बन रही है, बल्कि एक मिनट, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ये फोर्स हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रही है बिकॉज इट्स गोइंग लाइक दिस, और ये जो ये है 600 न्यूटन, दिस इज क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की 600 की, तो इसके अगर हम देखें तो 600 इसकी फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 600 न्यूटन्स एंड देन 70 सेंटीमीटर, और इसको हम फिर इक्वल टू कर लेंगे विद दिस, और इसका हमारे पास डिस्टेंस क्या बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 70 + 50 बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू 70 + 50। अब इसका अगर आंसर फाइंड करोगे तो आप लोग के पास आ जाना चाहिए 570/70 + 50 विच शुड गिव 350, इसका मुझे आंसर भी याद हो गया, 350 है इसका आंसर, आई थिंक यही आना चाहिए 350 होगा, एक मिनट कन्फर्म करना मुझे, 70 + 50, कुछ गलती कर दी हमने, 5, अच्छा 600 था ये 500 नहीं है 600 है, ये मैंने गलती से लिख दिया, 600 इंटू 70/70 + 50, 350 इसका आंसर है, आंसर भी मुझे इसका याद है, इतना इस क्वेश्चन ने मुझे तंग किया था, तो ये बस इसका आंसर था। ये क्लियर है सबको? ये बता दो मुझे, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अब ये करना कि आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप के ना डीएम्स में आप लोगों ने मुझे भेज देना है, मुझे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे डीएम में भेज दो, ताकि मैं चेक कर लूँ कि आप लोग को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये वाला क्वेश्चन है, सेम वही वाले कॉन्सेप्ट से करना है जो कि मैंने आपको पिछले 3 क्वेश्चंस करवाए ना, सेम वैसा कॉन्सेप्ट लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, आइडेंटिफाई कर लो किसकी क्या डायरेक्शन है और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो और मुझे भेज दो सॉल्व करके।
Sir, where do I have to send the answer? आप ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे डीएम्स में सेंड कर दो, वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। मनाल अंसारा कितना रह गया आप लोग का? भेज दो मुझे, जैसे ही हो जाए ना मुझे सेंड कर दो। सर आपने क्वेश्चन दिया? नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मुझे आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूँ। सारा का आंसर आ गया। नहीं, मैं पूछ रहा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या किया है? लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने। कौन सा? ये और अच्छा आई अच्छा। थिंक ये 2.5 ही सही आंसर है। सर 2.5 ही है। अच्छा, वो सोल्यूशन कहाँ पर है? सर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो की है। ठीक है सफ़ान, आई गॉट योर रीज़न, मैं वो भूल गया था, मुझे मेरे जहन में नहीं था। चलो ठीक है, मनाल ने भी सही किया, सही है। चलो अब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, आसान सा एक क्वेश्चन है, जल्दी से करवा देता हूँ। वही वाली हमने यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। अच्छा सफ़ान, अगर ज़्यादा ज़रूरी है ना तो यू कैन लीव द क्लास, बाय द वे दिस इज़ रिकॉर्डेड, ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने ना वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगानी है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो यू है वो कुछ इस तरह बन रहा है, तो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज।
और ये जो है 4 न्यूटन हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, और ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज को लिख लेते हैं, u इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट विच इज़ 40, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2 न्यूटन्स, और 2 न्यूटन्स का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पिवट, 10 है, एंड देन 4 न्यूटन्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज़ 10 + 10 विच इज़ 20। तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 u इक्वल्स टू 20 + 4 इंटू 20 क्या होता है, 80 होता है, एंड देन 100 इक्वल्स टू 40 u। तो u का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 न्यूटन्स आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी नो कि हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन बन रही है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे वो वाला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे ना स्टेबिलिटी के, वो भी कुछ क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। एक यहाँ पे एक ट्रिकी सा मुझे थोड़ा सा सवाल लग रहा है, ये मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। फिर थोड़ा सा ये उसने आउटडेटेड सा क्वेश्चन, आउटडेटेड सा नहीं बल्कि उसने थोड़ा सा आउट ऑफ पैटर्न वाला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म प्लैंक है विच इज़ पिवटेड एट मिड पॉइंट्स, 2 weights आर एडेड टू द प्लैंक, 1 weight ऑन ईच साइड ऑफ द पिवट in the position shown. A vertical force is applied at point x to balance the plank. What is the size and direction of this force? अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट एक्स टू बैलेंस द फोर्स। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है एक यहाँ पे ना आप एक फोर्स, एक यहाँ पे आप वेट ऐड करने लगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमने फाइंड करना है कि ये जो ब्लॉक हमने यहाँ पे ऐड किया है या जो भी वेट ऐड किया है, इसका साइज़ कितना है और इसकी डायरेक्शन कितनी है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसमें डायरेक्शन देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज कौन सी है। तो ये जो 8 न्यूटन की है हमारे पास, ये बन जाएगी एंटी क्लॉक, नहीं क्लॉकवाइज बन रही है, और जो ये है ये हमारे पास क्या बन रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। तो उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज कर देंगे हम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज में हमारे पास 8 न्यूटन्स आ रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना बन रहा है, 2 सेंटीमीटर्स, 2 मीटर्स बन रहा है, सॉरी। और फिर हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो रहा है, 12 आ रहा है, एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज 2 न्यूटन्स। तो ये जो हमारे पास होगा इसका आंसर वो 24 बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने ये वाला जो वेट आ रहा है ना, इसको हमने कंसिडर नहीं किया कि क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है या ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी डायरेक्शन कौन सी। अगर डायरेक्शन नहीं पता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे आपके पास 24 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास 16 आ रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं वो इक्वल्स टू हो जाते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो यहाँ पे तो हमारे पास इस पूरी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे ब्लैक ये जो हमने बॉक्स यहाँ पे ऐड किया है, वो हमने एज्यूम करना है कि वो क्लॉकवाइज में ही कोई ना कोई वो यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और ज़्यादा चले जाएगा और इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जाएगा। हमने क्या करना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के इक्वल्स टू करना है। तो 16 के अंदर अगर हम इसका मोमेंट ऐड कर दें, इस मोमेंट को अगर हम क्लॉकवाइज कंसिडर कर लें, तो हो सकता है हमारे पास ये इक्वल टू 24 आ जाए और फिर बैलेंस बन जाए। तो अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी इसकी डायरेक्शन होगी कि क्लॉकवाइज बने। अगर इसकी डायरेक्शन हम लेट से नीचे को ले लेते हैं, तो क्या क्लॉकवाइज बनता है ये? नहीं, नीचे को अगर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं अपवर्ड्स ले लेते हैं। अगर अपवर्ड्स लेना हम, तो फिर हमारे पास ये डेफिनेटली क्लॉकवाइज बन रहा है। तो हमने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स ले ली, तो ये अपवर्ड्स ही होगी। और अब इसका जो साइज़ है वो हमारे पास आराम से आ जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस 2 आ रहा है, और साइज़ हमें नहीं पता f, वो हम f ले लेते हैं। तो अब हमारे पास आराम से आ जाएगा 24 - 16 इज़ 8, 8 इक्वल्स टू F2, एंड देन F की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 न्यूटन्स हो जाएगी। तो इसका जो साइज़ है वो 4 न्यूटन्स बन जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स बन जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और बस इस वजह से मैंने करवाया था। तो ये सबको समझ आ गया? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो बताओ।